बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वह विषय है मानव प्रजातियों के विकास के कारक। इससे पहले की क्लास में भी हमने इसी टॉपिक को डिस्कस किया था कि मानव प्रजातियों के विकास के कारक क्या हैं। आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे कि मानव प्रजातियों के विकास के कारक क्या क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मानव प्रजाति की उत्पत्ति कब हुई है, कहाँ हुई है और कैसे हुई है, इसके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं हैं या बहुत कम जानते हैं। परंतु मानव प्रजातियों का विकास करने में, मानव प्रजातियों के विकास में कौन कौन से कारक सहायक हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो मानव प्रजातियों के विकास में कौन से कारक सहायक रहे हैं, उसमें स्थानांतरण की प्रवृत्ति एक, दूसरा ग्रंथि रस का प्रभाव और तीसरा प्राकृतिक चयन एवं जैविक परिवर्तन। इन 3 पॉइंट्स को हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब मानव प्रजातियों के विकास में इन 3 कारकों के अतिरिक्त और कौन से कारक सहायक हैं, अब हम उनकी बात करेंगे। तो इन 3 पॉइंट्स के अलावा चौथा जो पॉइंट्स आता है, चौथा जो बिंदु है, वह है भौगोलिक एवं सामाजिक पार्थक्य, जिसे हम कहेंगे ज्योग्राफिकल एंड सोशल आइसोलेशन, यानी भौगोलिक एवं सामाजिक पार्थक्य। अब ये भौगोलिक और सामाजिक पार्थक्य क्या है? देखिए, प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो हम क्या देखते हैं कि प्राचीन समय में एक तो जनसंख्या बहुत कम थी, दूसरा जो जनसंख्या थी वो बहुत दूर दूर बिखरे हुए क्षेत्रों में निवास करती थी, यानी जनसंख्या का जो बसाव था वो सघन नहीं था, वो अत्यधिक विरल था। और वो विरल क्यों था? क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी। तो प्राचीन समय में क्या था? क्षेत्रफल अधिक था, जनसंख्या कम थी, इसलिए जनसंख्या कैसे निवास करती थी? विरल रूप में निवास करती थी, बिखरे हुए क्षेत्रों में या छितराए हुए रूप में जनसंख्या निवास करती थी। लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर हम देखें तो आज जनसंख्या क्या है? बहुत अधिक हो गई है और क्षेत्र कम पड़ रहा है, इसीलिए आज जनसंख्या क्या है? सघन रूप में निवास करती है। तो हम तो प्राचीन समय की बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि प्रजातियों की उत्पत्ति तो उसी समय हुई थी। तो प्रजातियों की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन काल में जनसंख्या बहुत कम थी और दूर दूर बिखरे हुए क्षेत्रों में फैली हुई थी और उसी फैले हुए रूप में वो बिखरे हुए क्षेत्रों में निवास करती थी। अब उस समय जो प्रकृति ने भौगोलिक बाधाएं उत्पन्न की थी, चाहे पर्वत हो, पठार हो, जंगल हो, दुर्गम स्थल हो, वो सब भौगोलिक बाधाएं क्या थीं? मानव के समक्ष एक चुनौती थी। और इन्हीं चुनौतियों की वजह से क्या उस समय का जो मानव था वो इतना अधिक अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके। तो इन भौतिक अवरोधों के कारण विभिन्न मानवीय समुदायों के जो शारीरिक लक्षण थे उनमें क्या पाई जाती थी? अत्यधिक विषमता पाई जाती थी, यानी दूर दूर बिखरे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं लोग और उनका एक दूसरे से कोई कांटेक्ट ही नहीं है। और पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, दुर्गम स्थल, जंगल, ये सब मानव के सामने क्या थे? प्राकृतिक अवरोध थे, जिसके कारण मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन नहीं कर सकता था। और इसीलिए जो अलग अलग मानव समुदाय थे, उन सभी मानव समुदायों के जो सामाजिक लक्षण थे उनमें क्या पाई जाती थी? भिन्नता पाई जाती थी। तो यही भिन्नता जो थी उसके कारण क्या हुई? प्रजातियों की उत्पत्ति हुई। अतः अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे होने के कारण उस प्रदेश के सामाजिक एवं प्राकृतिक लक्षणों के अनुसार विभिन्न मानव प्रजातियों का क्या हुआ? उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुई और विकास हुआ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जलवायु का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट। मानव प्रजाति के विकास को प्रभावित करने वाले, मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे मेन फैक्टर जो माना जाता है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का प्रभाव। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अगर हम देखें तो वनस्पति हो चाहे वाइल्ड लाइफ हो, उन सब पर क्या होता है? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए जलवायु में परिवर्तन होता है और वो प्राकृतिक वनस्पतियों के अनुकूल नहीं है, तो क्या होगा?
उस स्थान पर वनस्पतियों का अभाव हो जाएगा। जब उस स्थान पर जलवायु परिवर्तन के कारण वनस्पतियों का अभाव हो जाएगा तो वहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, मानव एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर क्या करेगा, स्थानांतरण करेगा। अब जब एक स्थान में रहने वाला मानव दूसरे क्षेत्र में जाता है तो वहाँ की जलवायु के कारण क्या होगा, उसकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। अब एक प्रदेश में निवास करने वाला मानव वहाँ की जलवायु में रह रहा था इतने टाइम से, अब वही मानव उस प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में चला जाता है तो वहाँ की जलवायु भिन्न है, तो वो अब उस जलवायु में जाएगा तो थोड़ा बहुत तो उस वातावरण के साथ एडजस्ट करेगा, तो उसके कुछ शारीरिक लक्षण तो पुराने रहेंगे और कुछ नए लक्षणों को वो क्या करेगा, उस जलवायु के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक नई प्रजाति का उद्भव और विकास होगा। तो जलवायु के जो तत्व होते हैं, जलवायु के विभिन्न तत्व होते हैं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, इन सब का प्रभाव भी मानव प्रजाति की शारीरिक संरचना पर पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का उद्भव एवं विकास होता है। जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो मानव की त्वचा पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो जलवायु का पड़ता है। मतलब जलवायु के कारण ही मानव की त्वचा का रंग निर्धारित होता है। आपने देखा होगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की त्वचा का रंग एकदम काला होता है, जबकि शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की त्वचा का रंग गोरा होता है। तो जलवायु के कारण ही क्या होता है, मानव की त्वचा प्रभावित होती है। तो सबसे जलवायु जो है मानव की त्वचा के रंग को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके अलावा जलवायु का प्रभाव मानव के सर की आकृति, आकार, बालों की बनावट, आँखों की संरचना, नाक की लंबाई और चौड़ाई, जबड़े का आकार और आकृति, इन सब पर भी पड़ता है और इसके कारण इन सब शारीरिक संरचना में भी परिवर्तन होता है जलवायु के कारण। तीसरा जो प्रभाव आता है वो है प्रजातियों का मिश्रण। जब प्रजातियों का मिश्रण, जिसे हम कहेंगे रेशियल मिक्सचर, है ना। अब क्या है कि प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि किसी बाह्य आक्रमण के कारण या कोई अन्य कारण हो गया जिसके कारण एक प्रदेश में रहने वाली जनसंख्या अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रदेश में क्या हो जाती है, स्थानांतरित हो जाती है। अब दूसरे प्रदेश में जाकर ये जनसंख्या या ये मानव समुदाय, वहाँ रहने वाला जो मानव समुदाय पहले से रह रहा था, उस वहाँ रहने वाले मानव समुदाय के साथ ये जो नया मानव समुदाय आया है इस प्रदेश में, ये उन लोगों के साथ क्या करेगा, शारीरिक संबंध अगर स्थापित करेगा तो उस शारीरिक संबंध के परिणाम स्वरूप जो संतानें उत्पन्न होगी उसका मतलब क्या होगा कि एक नई प्रजाति का उद्भव होगा और उसमें क्या होगा, उस नई संतान में, जो कि नई प्रजाति कह रहे हैं हम, उसमें क्या होगा, वहाँ रहने वाले प्रदेश के लोगों के लक्षण भी पाए जाएंगे और जो दूसरे क्षेत्र से आए वाली जो मानव प्रजाति है उसके लक्षण भी पाए जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब एक प्रदेश की जनसंख्या दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित होती है और वो वहाँ रहने वाले लोगों के साथ अगर शारीरिक संबंध स्थापित करती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो उनकी संतान उत्पन्न होगी उसमें दोनों ही प्रजातियों के लक्षण पाए जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, एक नई प्रजाति का उद्भव होगा। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एशिया, अमेरिका और अफ्रीका, ये सब महाद्वीप ऐसे हैं जहाँ पर अधिकांश जो प्रजातियाँ उत्पन्न हुई हैं वो किससे, प्रजातियों के मिश्रण के कारण ही उत्पन्न हुई है। मतलब अलग अलग प्रजातियों का मिश्रण है और उससे नई नई प्रजातियों का उद्भव हुआ है। मानव प्रजातियों के उद्भव एवं विकास से संबंधित कई सिद्धांतों का प्रतिपादन विद्वानों ने किया है, लेकिन मानव प्रजातियों का उद्भव कब, कहाँ और कैसे हुआ, इसके संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। अब इस सिद्धांत को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।